गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। स्क्रीन दिख रही है आपको? यस सर। सर आप दिख रही है। हाँ, तो आप में से कोई बताएगा ये लॉज ऑफ मोशन को एनएलएम का क्या मतलब है? एनएलएम है ना ये? एन का मतलब न्यूटन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ये क्या होता है? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? आपने पढ़ा होगा ना कॉलेज में, तो स्कूल में अपना थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। कोई बताएगा मुझे? फर्स्ट लॉ के बारे में कुछ बताएगा कोई? यस सर। यस सर। हाँ नीलम, आप बताओ पहले। सर डेफिनेशन बोलूं कि अगर ऐसे आपको प्रैक्टिकली समझाऊं? अरे प्रैक्टिकल समझा दो, डेफिनेशन में क्या रखा है? सर अगर न्यूटन फर्स्ट लॉ बोलता है कि अगर कोई भी वस्तु कोई वस्तु ना रेस्ट पे ही रहेगी वो ना कोई रेस्ट मिलेगी ना जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स के ऊपर एक्ट ना करे। ओके ओके। नीलम म्यूट कैसे होगी बोलते बोलते? गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। और कोई सेकंड लॉ बताना चाहेगा कोई? अक्षय अच्छा यस सर। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्ट। हाँ बताओ दिव्यांशु। सर The rate of change of momentum is directly proportional to the applied force toward that direction. and change take place into the direction of applied force. अक्षय आप थर्ड लॉ बताओ। To every action there is an equal and opposite reaction. ओके ओके, मतलब आपको न्यूटन्स लॉ ज्यादातर पता है लोगों को, कोई नहीं। सर आज का भी नहीं पता। हाँ क्या हुआ? सर इसी का टेस्ट हुआ आज हमारा। अच्छा इसी का स्कूल में आपके में? यस सर। ओके ओके, कोई नहीं, फिर से पढ़ लेते हैं एक बार। देखो न्यूटन्स लॉ हम पढ़ते क्यों हैं? ये हमारी इन चीजों के बारे में बताता है कि कितना फोर्स लगाएंगे किसी ऑब्जेक्ट पे, कितना एक्सीलरेशन होगा, कितना फोर्स लगाएंगे, और क्यों कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, क्यों कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, क्यों कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन कंडीशन में है उसको हमें रोकने में कितनी ज्यादा कठिनाई होगी। इन चीजों के बारे में किसको हम, जैसे वॉल को मान लो मैं धक्का दे रहा हूँ या वॉल को मैं ऐसे थप्पड़ मार रहा हूँ, जोर से थप्पड़ मारता हूँ तो मेरे हाथ में भी लगती है ना, जलन होती है कि नहीं? यस सर। क्यों होती है ऐसे? ये सारी कंडीशंस के बारे में बताते हैं हमारे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो इससे अगला वाला हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फोर्स। फोर्स क्या होता है? फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है एक हाँ क्या सर किसी चीज को पुश करना, Any type of hand pull. किसी क्या चीज कहना को चाहते सर किसी वस्तु को हाँ। धक्का लगाना या उसे उसके स्थान से किसी और स्थान पर ले जाना। हाँ, या पुश और या पुल। पुश और पुल बोल सकता हूँ क्या मैं? यस सर। पुश। अच्छा ये बताओ, ये मान लो फर्स्ट पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है, ये बाद में आ रहा है, ये सेकंड पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन पुश कर रहा है या पुल कर रहा है? पुश कर रहा है। सर पुश कर रहा है। सर पुल कर रहा है। पुल कर रहा है पहला वाला। पुल का मतलब है खींचना, पुल का मतलब है अपनी तरफ खींचना, पुश का मतलब आगे की तरफ धक्का देना। तो देखो डोर अंदर की तरफ खुल रहा था, लेकिन पहला वाला बंदा खूब पुल कर रहा था, उसको पुल कर रहा था, लेकिन डोर किसकी वजह से खुल रहा था? पुश की वजह से। जैसे आपने कहीं ग्लास वाले डोर्स देखे होंगे, उस पर लिखा रहता है पुश या पुल, लिखा रहता है कि नहीं? तो उसमें पुश और पुल का मतलब क्या होता है? आपको वो बताता है कि आपको फोर्स जो लगाना है वो किस डायरेक्शन में लगाना है, फोर्स किस डायरेक्शन में लगाना है। अच्छा फोर्स क्या करता है? फोर्स होता है इट रेफर्स टू एनी पुश और पुल विच ट्राई टू चेंज एनीथिंग। यानी कि अगर किसी की पोजीशन, अगर कोई रेस्ट पे है तो उसकी पोजीशन को मोशन में आने की कंडीशन करे, कोशिश करे। ये नहीं कह रहा हूं मैं कि हमेशा चेंज कर ही दे, उसकी पोजीशन में चेंज कर ही दे ऐसा जरूरी नहीं है। कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर मैं इस वॉल को ऐसे धक्का दे रहा हूं, क्या मैं इसकी पोजीशन को चेंज कर पा रहा हूं? यस सर।
सर। पोजीशन को कहाँ चेंज कर पा रहा हूँ, इसकी पोजीशन को चेंज नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं फोर्स फिर भी लगा रहा हूँ कि नहीं? यस सर। तो इसलिए इट रेफर्स टू एनी पुश और पुल विच ट्राई टू चेंज, यहाँ पे एक वर्ड आएगा जिसको हम बोलेंगे ट्राई, विच ट्राई टू चेंज द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी कि ये फोर्स क्या होता है, वो कि पुश या पुल होता है जो किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करने की कोशिश करता है। समझ में आ रहा है? कोशिश बोला है, ट्राई टू चेंज, कोशिश करता, ट्राई करता है कि चेंज हो जाए, लेकिन जरूरी नहीं कि हो पाए चेंज। अच्छा एक बात बताओ, आप किसी कार को, हैवी कार को, ऐसी नहीं हल्की फुल्की कार नहीं, हैवी कार को अकेले धक्का मारोगे, क्या उसकी पोजीशन में चेंज कर पाओगे? नो सर। नहीं कर पाओगे। लेकिन आपने जो फोर्स लगाया है वो ट्राई तो कर रहा है ना चेंज करने को। यस सर। तो या तो आप जब ट्राई कर रहे हो चेंज करने के लिए, भले ही चेंज नहीं हो रहा है, तो उसी को क्या बोलेंगे हम? फोर्स बोलेंगे। अब देखो एक तो होता है फोर्स क्या क्या कर सकता है, फोर्स चेंजेस फ्रॉम रेस्ट टू मोशन। जैसे कि आपका कोई ब्लॉक है, मान लो कोई ब्लॉक था, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, उस पर कुछ फोर्स लगाया, मान लो आपको 1 न्यूटन। तो क्या इसकी ये जब पहले क्या था, एट टी इक्वल टू 0 पे क्या था, इसकी वेलोसिटी 0 थी। तो मान लो ये यहाँ पे आ गया किस पे, टी इक्वल टू 5 सेकेंड पे, तो मान लो इसकी वेलोसिटी हो गई 1 मीटर पर सेकेंड। तो क्या इसकी पोजीशन में, स्टेट में चेंज हुआ? पहले इसकी स्टेट क्या थी? रेस्ट थी। पहले इसकी स्टेट रेस्ट थी कि नहीं? सर Yes, राशि sir. थी। और दूसरे वाले में क्या हुआ, स्टेट क्या हो गई? चेंज हो गई। चेंज होगी। तो फर्स्ट लॉ आपको ये नहीं बता रहा कि कितना फोर्स लगेगा, लेकिन आपको ये जरूर बता रहा है कि आपको फोर्स किधर लगाना है। समझ में आ रही मेरी बात? अगर Yes, ये sir. मान लो, अब यस अगर सर। कार है, जैसे कि मान लो ये कोई कार है, यहाँ पे सेकंड, यहाँ पे कोई कार है, ये मूव कर रही है आपको इनिशियली किससे, 10 मीटर पर सेकंड से, और हमें यहाँ पे कोई बंदा दिख गया आगे, वो रोड पे खड़ा हुआ है। तो क्या हमें इस कार पे फ्रिक्शन फोर्स लगाना पड़ेगा? कोई भी फोर्स, हम फ्रिक्शन नहीं मान रहे, अब फ्रिक्शन बाद में, फ्रिक्शन के बारे में बाद में पढ़ेंगे। क्या हमें इस पे एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा? कुछ तो कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा जिससे कि एक कार रुक जाए यहाँ, इसको इस तक पहुंचने से पहले। लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा? यस सर। या फिर हम ये बोल दें, क्या हमें इस पे डी एक्सीलरेशन लगाना पड़ेगा? एक्सीलरेशन इन नेगेटिव वी डायरेक्शन, वाई की जो वी की जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सीलरेशन लगाना पड़ेगा, तभी ये कार रुकेगी। यस सर। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इस पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा। तो फोर्स क्या कर रहा है हमारा, यहाँ पे रेस्ट टू मोशन लाया था ऑब्जेक्ट को, और यहाँ पे कार को क्या कर रहा है, मोशन से रेस्ट कंडीशन में ला रहा है कि नहीं ला रहा है? यस सर। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, फ्रॉम रेस्ट टू मोशन भी लाता है और फ्रॉम मोशन टू रेस्ट कंडीशन भी लाता है। अब देखो, फ्रॉम यूनिफॉर्म टू एक्सीलरेटेड मोशन, अगर मान लो ये कार चली गई, मान लो ये कार आपकी यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन थी, यानी कि एक्सीलरेशन आपका 0 था, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही थी, मान लो 10 मीटर पर सेकंड से। अब हमें चाहिए कि भाई इसकी स्पीड बढ़नी चाहिए, तो क्या हमें इस पे उसकी डायरेक्शन में ही एक फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी इसमें कुछ एक्सीलरेशन आएगा? Yes, sir. तभी एक्सीलरेशन आएगा। उस एक्सीलरेशन की वजह से ही हम उसको क्या बोलेंगे, एक्सीलरेटेड मोशन बोलेंगे कि नहीं? Yes, sir. जब आपका एक्सीलरेशन 0 था, तो अब उसको हम यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं कि नहीं बोलते? यूनिफॉर्म, अरे यूनिफॉर्म मोशन क्या थी? M1D में मैंने आपको बताया था यूनिफॉर्म मोशन क्या थी, जहां पे एक्सीलरेशन 0 हो, एक्सीलरेशन कोई भी ना हो, तो उसको क्या बोलते थे, यूनिफॉर्म मोशन। और जैसे ही एक्सीलरेशन आ जाता था, अगर एक्सीलरेशन वेलोसिटी को बढ़ा रहा है तो उसको हम बोलते थे एक्सीलरेटेड मोशन, और अगर एक्सीलरेशन वेलोसिटी को कम कर रहा है तो उसको क्या बोलते थे, डी एक्सीलरेशन बोलते थे।
यस यस सर। सर। तो फोर्स क्या करता Yes, है, sir. एक यूनिफॉर्म मोशन से एक्सिलरेटेड मोशन में भी कर सकता है, और एक क्या करता है, टू चेंज द डायरेक्शन। जैसे आप फोर व्हीलर से कहीं जा रहे हो, मान लो फोर व्हीलर से कहीं जा रहे हो, तो क्या आपको जैसे टर्न आया, मतलब मान लो लेफ्ट टर्न आया, तो क्या आपको लेफ्ट टर्न लेने के लिए कार का स्टीयरिंग को घुमाना पड़ेगा? Yes, sir. घुमाना पड़ेगा ना। यस सर। फोर्स क्या करता है, फोर्स चेंज इन डायरेक्शन भी कर सकता है। Yes. देखो, पहले मान लो ये पेन पेन दिख रहा है आपको, पेन रेस्ट पे था, फिर मैंने इसको कुछ मोशन दी, फोर्स लगाया मैंने अपने हाथ से, कुछ फोर्स लगाया, जैसे ही मैं इसकी लेफ्ट टर्न लेना चाहता हूँ, मान लो राइट टर्न लेना चाहता हूँ, अगर मैं ये राइट टर्न लेना चाहता हूँ, क्या मुझे कुछ फोर्स लगाना पड़ा है इसको टर्न दिलवाने के लिए? Yes. है? तो सेम यस सर। टू सेम आप यहाँ पर फील नहीं आएगा इतना, क्योंकि बहुत छोटा फोर्स लगाना पड़ रहा था आपको। आपको क्या करोगे, जब आप कार को ड्राइव करते हो या फिर कुछ और साइकिल या बाइक कुछ भी ड्राइव करते हो, जैसे टर्न आता है कि आप अपने हाथों से कुछ फोर्स लगाते हो उसकी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। यस सर। क्या फोर्स डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है ना? यस सर, यस चेंज सर। तो ये कंडीशन आ गई फोर्स की। अब देखो, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है कि नहीं? सर वेक्टर यस क्वांटिटी सर। है वेक्टर क्वांटिटी है। और एसआई यूनिट फोर्स की क्या होती है? सर, न्यूटन। न्यूटन। सीजीएस यूनिट क्या होती है? सीजीएस यूनिट क्या होती है कि बताएगा? डाइन डाइन Dyne. डाइन डाइन को मैं क्या लिख दूं? जैसे न्यूटन को क्या लिखते हैं? केजी मीटर पर सेकंड उसका लिखते हैं न्यूटन को, तो डाइन को मैं क्या लिख दूं? डाइन को ग्राम मीटर पर सेकेंड। ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये हम कल देखेंगे, इसको भी ड्राइव करेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन में। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन यही होता है ना, एफ इक्वल टू एम ए। यस सर, Yes, sir. Real of motion. तो देखो, फोर्स की क्या होती है? डायरेक्शन होती है, मैग्नीट्यूड होता है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को भी ये फॉलो करता है। जैसे हमने पढ़ा था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये पढ़ा था। अगर आपको याद हो तो उस टाइम पे भी मैं आपको फोर्स का एग्जांपल देता था कि मान लो ये एक फोर्स लग रहा है किसी ऑब्जेक्ट पे, ये दूसरा फोर्स लग रहा है किसी एंगल पे, उन दोनों के बीच में एंगल दिया हुआ है, तो उसका रिजल्टेंट फोर्स निकालो। ये मैंने फोर्स जो क्वांटिटी वहां पे भी यूज की थी कि नहीं की थी? यस सर, यस सर। Yes, sir. अब देखो, मान लो ये वाला एग्जांपल देखें आप, कि ये बंदे इसको मान लो यहाँ पर कुछ है, इसे डिसाइड करेगा कौन जीतेगा कौन हारेगा। जो जिस साइड वाले फोर्स ज्यादा लगाएंगे, क्या ये वाला पॉइंट है वो उसी साइड में जाएगा? यस सर। ये दोनों Yes, sir. ये क्या चाह रहे हैं? ये वाला पॉइंट इधर जाए, और ये वाले चाह रहे हैं कि ये पॉइंट इधर जाए। तो ये किधर जाएगा? जाएगा किधर? जिस साइड के लोग ज्यादा फोर्स लगा पाएंगे उसी साइड में जाएगा ना। यस सर, तो फोर्स एक Sir. डायरेक्शन, फोर्स क्या करता है? डायरेक्शन भी डिसाइड करता है कि आपको जाना किधर है। Yes. करता है Yes, कि नहीं sir. करता है? यस सर, हैं? तो ये समझ में आया? फोर्स के बारे में क्लियर हुआ ये सारी चीजें? यस Sir. सर, Yes. ओके देन, चल भाई आगे। इसके बाद जो एरिस्टोल फेल से आए थे, इन्होंने बोला था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मान लो हमारे नेचर में एक्चुअली में क्या होता है, रियल लाइफ में क्या होता है कि हर एक चीज चाहती है कि वो रेस्ट में रहे। नेचुरल टेंडेंसी होती है किसी हर ऑब्जेक्ट की, नेचुरल टेंडेंसी ऑफ ईच बॉडी इज टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट, दैट इज आफ्टर सम टाइम अ बॉडी स्लो डाउन एंड कम इनटू रेस्ट। मान लो कोई कार मूव कर रही है, कार कोई मूव कर रही है, अच्छा कार छोड़ो, साइकिल का एग्जांपल लेते हैं। साइकिल का एग्जांपल लेते हैं। साइकिल को ड्रॉ करना थोड़ा सा टफ रहता है ना, इसलिए नहीं लेता हूँ साइकिल को। ठीक है, साइकिल है ये। अरे गलत ही
वही मान लो गलती, मतलब खराब साइकिल बनी है। अरे यार कार ही सही है, कार इजीली ड्रॉ हो जाती है। ये कार थी आपको मान लो, ठीक है। अब ये कार आपकी मान लो 10 मीटर पर सेकंड से चल रही थी, आपने कोई फोर्स नहीं लगाया है, आपने कोई फोर्स नहीं लगाओगे अगर आप कोई फोर्स, तब भी ये कार कुछ टाइम बाद रेस्ट में आ जाएगी, तब भी ये कार कुछ टाइम बाद रेस्ट में आ जाएगी। लेकिन फर्स्ट लॉ क्या कहता था? फर्स्ट लॉ क्या कहता था? कोई भी मतलब मोशन में तो मोशन में रहेगी, और ये रेस्ट में तो हाँ। रेस्ट में रहेगी। तो फिर ये तो ये कह रहे हैं कि हर ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ जाएगा कुछ टाइम के बाद में, ऐसा क्यों हो रहा है? हम कोई फोर्स नहीं लगा रहे फ्रिक्शन हैं। फोर्स। हाँ, फ्रिक्शन। नेचर इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, हम फोर्स नहीं लगा रहे हैं, लेकिन नेचर फोर्स लगा रहा है। उस वजह से हर एक ऑब्जेक्ट कुछ टाइम के बाद में, जो भी दुनिया में अर्थ पे जो भी चीजें मूव कर रही हैं, वो कुछ टाइम के बाद रेस्ट पे आ जाएंगी। वो क्यों आ जाएंगी? क्योंकि नेचर उसके ऊपर एक फोर्स लगाता है जिसको हम फ्रिक्शन फोर्स बोलेंगे, और एक और फोर्स लगाता है एयर की वजह से, एयर ड्रैग। लगता है कि नहीं? एयर ड्रैग फोर्स, यस सर। वो एक फोर्स Yes, होता है। इस sir. वजह से मान लो यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड थी, तो धीमे धीमे गाड़ी की स्पीड कम होती जाएगी। मान लो इस वाले पॉइंट पे गाड़ी पहुंचेगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, मान लो 0 मीटर पर सेकंड, या फिर बोलूं इसको रेस्ट। क्यों आएगी? क्लियर है? यस सर। Yes. अगर हमें इसको मोशन में बनाए रखना है, अगर हम चाहते हैं इसकी कंडीशन कि 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, 10 मीटर ही रहनी चाहिए, तो क्या इस पे जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है और एयर ड्रैग जो लग रहा है, मान लो बैकवर्ड डायरेक्शन, मान लो फॉर 10 न्यूटन लग रहा है, तो हमें उतना ही फोर्स इस पे आगे की तरफ अप्लाई करना चाहिए, 10 न्यूटन। तभी ये कार मोशन में रह सकती है, वो भी यूनिफॉर्म मोशन में रह सकती है कि नहीं रह सकती? तभी रह सकती है, पॉसिबल नहीं है अदरवाइज। In order to stay in motion, an external force need to be applied. एक एक्सटर्नल फोर्स हमें अप्लाई करना पड़ेगा, तभी हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में रह सकता है, अगर कोई मोशन में है तो। अच्छा, इसको देख रहे हो, ये जो कार्टून टाइप का है, ये कुछ टाइम बाद चल के आ रहा है, कहीं से चल के आ रहा है, कुछ टाइम बाद अपने आप रेस्ट पे आ गया। क्यों आया है? क्योंकि इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, इसीलिए कुछ टाइम के बाद में रेस्ट पे आ गया। आप जब साइकिल से जाते हो, साइकिल से कहीं पे भी चल रहे हो, तो आप अपना पैडल को बंद कर लो थोड़ी देर के लिए। अगर पैडल बंद कर लेते हो तो साइकिल धीमे धीमे स्लो होने लग जाती है कि नहीं लग जाती है? यस Yes, सर। sir. जैसे जैसे स्लो होने लगती है, कुछ टाइम बाद तो रुकी जाती है। यस सर। ठीक है, तो वो क्यों रुकती है? आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हो। जब आप पैडल चलाते हो तो आप उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो, इसीलिए क्या होता है, साइकिल कंटिन्यू इन मोशन में रहती है कि नहीं? यस सर। अब जब Yes, साइकिल जब साइकिल को आपको रोकना होता है तो आप उसकी ब्रेक मारते हो कि नहीं मारते हो? हाथों से ऐसे ब्रेक मारते हो, हैं? यस सर। यस फोर्स, sir. तो आप उसके ऊपर फोर्स लगाते हो उस साइकिल को रोकने के लिए। और आप फोर्स लगा रहे थे साइकिल को स्टार्ट करने के लिए भी आपने फोर्स लगाया, साइकिल को रोकने के लिए भी आपने फोर्स लगाया, और साइकिल अगर मोशन में है उसको मोशन में रखने के लिए भी आपने फोर्स लगाया। तीनों कंडीशंस में आपने फोर्स लगाया है, Yes, sir. लगाया है ना? Yes, sir. तो Yes, अगर sir. तो ये क्यों हो रहा है? अगर कोई ऑब्जेक्ट है मोशन में है तो उसको मोशन में रखने के लिए फोर्स क्यों लगाना पड़ता है हमें? ये क्लियर हुआ आपको? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. क्यों लगाना पड़ता है? क्योंकि उसके ऊपर नेचर फोर्स लगा रहा होता है, जिसको हम फ्रिक्शन फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं, और ड्रैग फोर्स बोलते हैं, और भी कई टाइप के फोर्सेस होते हैं। ये सारे फोर्सेस उसके ऊपर लग रहे होते हैं, जिसकी वजह से अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो रेस्ट में आना चाहता है। और सारी चीजें अगर नेचुरल कंडीशन में सारी चीज देखी जाए, उसकी सबकी टेंडेंसी होती है रेस्ट में आने की। सबकी टेंडेंसी, आप जिस रूम में बैठे हो सारी चीजें आप देखोगे रेस्ट में होंगी। रेस्ट में है कि नहीं सारी चीजें? Yes, sir. Yes, sir. तो नेचुरल टेंडेंसी क्या होती है? रेस्ट में होती है। अब देखो, अब आता है हमारा इनर्शिया। भाई इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया होता है डिग्री ऑफ लेजीनेस, या फिर बोल दो इनर्शिया होता है आपका टेंडेंसी, या फिर बोल दो कि डिग्री ऑफ लेजीनेस बोल दो।
डिग्री ऑफ लेजीनेस का क्या मतलब? अब ये बंदा सो रहा है, मान लो ये बंदा सो रहा है, सुबह स्कूल का टाइम होने वाला, देख रहे हो 8 बज रहे हैं, 8 बजने वाले हैं ना, वॉच में देख रहे हो 8 बजने वाले हैं। Yes, sir. Yes. 8 बजने वाले हैं और 8 बजे से आपकी क्लास भी स्टार्ट होने वाली थी, 5 मिनट 2 मिनट पहले तक सो रहा है, शाम को 8 बजे सो गया ये। और इसको जब तक इसकी मम्मा नहीं बुलाएंगी, जोर से चिल्ला के मम्मा नहीं बोली, तब तक ये उठेगा क्या? नहीं उठने वाला। जैसा आप मॉर्निंग में करते हो, मॉर्निंग में सबकी मम्मा उठाती है ना, तो हम लोग क्या चाहते हैं, हम जिस स्टेट में हैं, हम उसी स्टेट में रहना चाहते हैं। अगर हम सो रहे हैं, हम चाहते हैं यार थोड़ा सा और सो, इसको हम बोलते हैं लेजीनेस, डिग्री ऑफ लेजीनेस। या फिर हम इनर्शिया को बोलते हैं हाउ ऑब्जेक्ट, या फिर इसको एक चीज और भी बोलते हैं, हाउ ऑब्जेक्ट अपोज टू चेंज इट्स स्टेट। कि इनर्शिया बोलते हैं कि कोई अगर ऑब्जेक्ट है वो कितना अपोज कर रहा है अपनी स्टेट को चेंज करने में, कोई ऑब्जेक्ट कितना अपोज कर रहा है उसकी स्टेट को चेंज करने में, उसको क्या बोलेंगे हम? क्या बोलेंगे उसको? इनर्शिया। एग्जांपल मैं देता हूं, चलो मान लो यहाँ पे एक छोटा स्टोन पड़ा हुआ है, यहाँ पे एक छोटा स्टोन पड़ा हुआ है, ये छोटा सा स्टोन था, और एक पड़ा हुआ है आपका एक बड़ा सा स्टोन। मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको ये पत्थर उठा के ना जो इनिशियल पोजीशन है उससे 2 मीटर आगे रखना है। 2 मीटर मान लो, यहां से 2 मीटर यहाँ पे है, 2 मीटर यहाँ पे रखना है ये फर्स्ट पत्थर, और 2 भी यहाँ से मान लो यहाँ पे रखना है 2 मीटर, 2 मीटर यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ पे रखना है 2 मीटर। ये 2 पत्थर है, ये फर्स्ट है। कौन सा वाला ज्यादा इजी रहेगा उठाना आपको? फर्स्ट छोटे वाला। क्यों? तो छोटे वाला है। फर्स्ट वाला क्यों? क्योंकि उसका सर उसका वेट कम है। हाँ, मास या वेट कुछ भी बोलो, एक ही बात है। देखो इसका मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है तो क्या उस ऑब्जेक्ट का इनर्शिया ज्यादा होगा? Yes, sir. है? अरे इनर्शिया ही है ना। एक तरह से आप छोटे वेट को आप इजीली हटा सकते हो, इसका मतलब उसका इनर्शिया ज्यादा है, उसका इनर्शिया कम अपोज कर पा रहा है अपनी पोजीशन को चेंज करने में। जब आप यहां से उठा के यहां रखोगे तो इसकी ये इनिशियली रेस्ट पे था, तो इसको मोशन में आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा यहां से यहां जाने के लिए? यस सर। Yes, sir. क्या फर्स्ट वाला जो है वो कम अपोज करेगा एज कंपेयर टू सेकंड के? यस सर। अब आप एक चीज बताओ, जैसे कि मान लो एक साइकिल जा रही है, एक साइकिल जा रही है, ये कोई साइकिल है, ये कोई साइकिल है, ठीक है, ये कोई साइकिल है, साइकिल जा रही है और इधर एक कार है, और यहां पे एक ट्रक है। ये क्या है? ट्रक, ये है कार, ये है साइकिल। तीनों मूव कर रहे हैं, तीनों एक रोड पे जा रहे हैं। तो आपको बोला जाए कि आपको बोलते हैं स्पाइडरमैन या फिर सुपरमैन बनके इनको रोकना है, एक एक को करके रोकना है, तो आप किसको सबसे इजीली रोक पाओगे? तीनों की वेलोसिटी सेम है, ये भी 10 मीटर पर सेकंड से आगे जा रही है, ये भी 10 मीटर पर सेकंड से आगे जा रही है, ये भी 10 मीटर पर सेकंड से, तीनों सेम वेलोसिटी से आगे जा रहे हैं, तीनों के तीनों। तो किसको इजी है सबसे ज्यादा रोकना? साइकिल को या ट्रक को या कार को? साइकिल। क्यों साइकिल को? साइकिल को सर ट्रक को आप आगे से ऐसे रोक रहे हो, ताकत से ब्रेक नहीं मार रहा है, ट्रक वाला ब्रेक नहीं मारेगा, आपको रोकना है आगे से। किसको ज्यादा इजी है रोकना, ट्रक को कि साइकिल को? अच्छा ट्रक को है। ट्रक को क्यों है बेटा, कोई बताएगा मुझे ट्रक को क्यों है? जो बता रहे हैं ट्रक, देखो इसका इनर्शिया ज्यादा है। इनर्शिया ज्यादा है, लेकिन
वो अपनी स्टेट को चेंज, इनिशियली स्टेट क्या थी उसकी, मोशन में था, मोशन में था कि नहीं इनिशियली? Yes, sir. अभी इनिशियली Yes, sir. कंडीशन है वो 10 मीटर पर सेकंड से मूविंग कंडीशन में है, और हम चाहते हैं कि उसको रेस्ट पे लाएं, तो क्या उसकी स्टेट में चेंज कर रहे हैं हम? Yes, Yes, sir. sir. अगर उसकी स्टेट में चेंज कर रहे हैं तो क्या वो अपनी स्टेट में चेंज करने का अपोज ज्यादा से ज्यादा करेगा? Yes, sir. अपोज ज्यादा कर रहा है, इसका मतलब इजीली हमारा रेस्ट में नहीं आएगा वो। Yes, sir. आप खुद देखो, अगर आप साइकिल से कोई बच्चा आ रहा है, अगर वो गिरने वाला है तो साइकिल को अचानक पकड़ लेते हो, रोक लेते हो कि नहीं रोक लेते हो? साइकिल को आप साइकिल को रोक सकते हो, लेकिन Yes, sir. कार अगर तेजी से जा रही है, क्या कार को रोक पाओगे आप? या ट्रक को रोक पाओगे? ट्रक को तो कभी नहीं रोक पाओगे, No, sir. है? तो आप ये उस चीज से आप ये फीलिंग ले सकते थे कि ट्रक का इनर्शिया ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू कार की, और कार का इनर्शिया ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू साइकिल की, कि जिसका जितना ज्यादा मास होगा उसका इनर्शिया उतना ही ज्यादा होगा। इनर्शिया ज्यादा होगा तो वो अपनी जो इनिशियल स्टेट है, चाहे वो मोशन में है, चाहे रेस्ट पे है, चाहे कैसी भी कंडीशन में है, उससे जो चेंज होगा, उसकी कंडीशन को, जो स्टेट को चेंज करने वाले हैं हम, उसका अपोज ज्यादा से ज्यादा करेगा कि भाई मैं नहीं चेंज होने वाला, मैं अपनी वेलोसिटी चेंज नहीं करूंगा। वो ज्यादा से ज्यादा मना करेगा कि नहीं करेगा? इसीलिए आपको जब साइकिल को मोशन से रेस्ट पे लाना था तो कम फोर्स से काम चल गया, और जब कार को मोशन से रेस्ट पे लाना था तो थोड़ा सा ज्यादा फोर्स लगाना पड़ा। वहीं पे अगर ट्रक को मोशन से रेस्ट पे लाना है तो बहुत ज्यादा फोर्स चाहिए आपको, क्योंकि ट्रक का मास बहुत ज्यादा है। समझ में आ रही है मेरी बात? ये समझ में आया कि इनर्शिया और स्टेट ऑफ चेंज का अपोज करता है। क्यों ट्रक को ज्यादा फोर्स चाहिए रोकने के लिए और साइकिल को कम क्यों चाहिए? ये क्लियर हुआ? यस सर। Yes, sir. कुछ लोगों ने तो साइकिल एग्जांपल दिया ही था, कुछ एक बच्चे ने ट्रक का एग्जांपल वो दिया था, मुझे ट्रक बोला था कि सर ट्रक को ज्यादा इजी रहेगा रोकना क्योंकि उसका इनर्शिया ज्यादा है। बेटा ट्रक का इनर्शिया भले ही जाता है, लेकिन चेंज इन स्टेट, जिसका इनर्शिया ज्यादा होगा वो चेंज इन स्टेट का उतना ही ज्यादा अपोज करेगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो मेरी बात को? Yes, sir. Yes. तो आपको ये क्लियर हुआ कि इनर्शिया कैसे स्टेट ऑफ चेंज पे डिपेंड करता है, कैसे किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज करेंगे। अगर किसी का मास ज्यादा है तो वो स्टेट चेंज का ज्यादा वो अपोज करेगा। Yes, sir. Yes, sir. साइकिल, कार और ट्रक वाला एग्जांपल ले लीजिए। कभी भी आप भूल जाओ, कभी भी याद ना आ रहा हो, मान लो कि कैसे स्टेट ऑफ चेंज का कितना अपोज करेगा, साइकिल ज्यादा अपोज करेगी कि ट्रक ज्यादा अपोज करेगा, तो आप साइकिल, ट्रक और कार का एग्जांपल ले लो। साइकिल है, कम मास है, कम अपोज करेगा तो इजीली आ जाएगा रेस्ट में। कार है, उससे ज्यादा मास है तो उससे ज्यादा अपोज भी करेगा ना, मोशन से रेस्ट मानो उससे ज्यादा अपोज करेगा, तो हमें थोड़ा सा ज्यादा फोर्स चाहिए उसको रोकने के लिए। ट्रक है, उसका मास बहुत ज्यादा है, उसको रोकने के लिए हमें थोड़ा और ज्यादा फोर्स चाहिए, क्योंकि ट्रक का मास ज्यादा है, मतलब इनर्शिया ज्यादा, तो हमें उसको रोकने के लिए फोर्स ज्यादा चाहिए। क्लियर है? Yes, अरे sir. क्लियर Yes, sir. सीखो। अब आता टाइप्स ऑफ इनर्शिया। अरे इनर्शिया भी कई टाइप के होते हैं। अब देखो, जब आप आपको याद हो तो आप कभी कार में या बस में कभी बैठे हो तो आपको देखोगे जब आप रेस्ट में हो, जब आपकी कार या बस खड़ी हुई है तब कोई बात नहीं, आप बस में मान लो, बस का एग्जांपल है, बस सबसे बेस्ट है। बस का एग्जांपल है, बस में एक रॉड होती है बीच में, उससे पकड़ के खड़े होते हैं हम लोग, ऊपर पकड़ के। उसको जब ऊपर पकड़ के खड़े हुए हो और बस वाले ने एक साथ स्टार्ट किया, एक्सेलेरेटर दबाया तेजी से, तो क्या पीछे की तरफ एक धक्का सा लगता है आपको? Yes, sir. धक्का लगता है आपको? ये बैलून दिख रहे हैं क्या? Yes, sir. देखो इनिशियली क्या था, इनिशियली जब वैन रेस्ट पे थी तो ये देखो जस्ट स्ट्रेट वर्टिकल थे, और जैसे ही वैन स्टार्ट हुई तो पीछे की तरफ हो रहे हैं। Yes, sir. तो ये किसकी वजह से हो रहे हैं? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ये रेस्ट का इनर्शिया है कि बैलून नहीं चाह रहे थे कि ये मोशन की कंडीशन में आए, ये उसका अपोज कर रहे थे, इसीलिए इन पे फोर्स लगा पिछू की तरफ। क्लियर है कि बैलून पीछे क्यों जा रहे हैं? इसकी वजह से इनर्शिया ऑफ
रेस्ट की वजह। जब आप बस में जा रहे होते हो, जब बस तेजी से एक साथ स्टार्ट होती है तो आपको पीछे की तरफ धक्का सा लगता है, उसको किसकी वजह से होता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। सिमिलरली इनर्शिया ऑफ मोशन भी होता है। मान लो आप बस Yes, में sir. बैठे हुए हो, बस तेजी से चल रही है, किसी बंदे ने रास्ते में से ऐसे हाथ दे दिया, अगर वो प्राइवेट बस वाला है तो तुरंत ब्रेक मार देगा उस बंदे को बिठाने के लिए। ब्रेक मारते हैं तुरंत। यस सर। Yes, sir. अचानक से जैसे ही ब्रेक मारेगा तो आपको पीछे वाले जो लोग हैं आगे की तरफ धक्का सा लगता है। सब लोगों को आगे की तरफ धक्का लगता है कि नहीं लगता है? यस सर। हाँ हाँ, सबको आगे की तरफ धक्का लगता है। कुछ लोग तो पीछे वाले आगे के ऊपर गिर भी जाते हैं अगर ज्यादा तेज ब्रेक मार दी तो। होता है। Yes, sir. देखो आप ये Yes, जिराफ sir. टाइप का ये जिराफ टाइप का दिख रहा है इस कार में। देखो जैसे ही कार रुक रही है ये आगे की तरफ झुक रहा है। देखो आगे की तरफ झुक जाता है कि नहीं झुक जाता है? Yes, sir. तो इनिशियली क्या हो रहा था, जब ये मोशन में थे, दोनों मोशन में थे, तो देखो ये स्ट्रेट था, स्ट्रेट वर्टिकली अपवर्ड था कि नहीं था? देखो, और जैसे ही रुकने की कोशिश की तो ऐसे गर्दन आगे की तरफ हो गई इसकी। क्यों? ये इसको हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। इनिशियली वो चाहता था कि मोशन में ही रहे, में ही रहे, लेकिन उसने कार में एक साथ ब्रेक लगाई तो वो थोड़ा सा उसमें एक आगे की तरफ एक फोर्स लगा ड्यू टू ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। ये किसकी वजह से हो रहा है? इनर्शिया ऑफ मोशन। तो सिमिलरली जब आप किसी बस में मूव कर रहे हो या किसी व्हीकल में मूव कर रहे हो, आपको अचानक से ब्रेक लगाएं या रोके या फिर थोड़ी सी स्पीड भी स्लो करता है, तब भी आपको थोड़ा सा धक्का लगता है आगे की तरफ। इनर्शिया ऑफ मोशन क्लियर है? यस सर। यस। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अब आते हैं इनर्शिया ऑफ Yes, sir. डायरेक्शन। अब आप देखोगे कि बस में जब बैठ के जाते हैं, मान लो आपका तो पहाड़ी इलाका है, तो उसमें बस मान लो एक टर्न ले रही है, मान लो लेफ्ट टर्न लेती है, तो लेफ्ट टर्न अगर आप उसने ड्राइवर ने कभी कभी क्या करते हैं, ड्राइवर स्पीड कम किए बिना ही टर्न ले लेते हैं। थोड़ा सा स्पीड कम मान लो नहीं भी की तो टर्न ले लिया। टर्न लेते तो आपको, अगर वो लेफ्ट टर्न ले रही है गाड़ी, तो आपको राइट की तरफ एक धक्का सा लगता है। यस सर। राइट की तरफ एक धक्का लगता है, वो किसकी वजह से होता है? वो होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से। मान लो आप इस बस कार में बैठे हो, मान लो, चलो कार का एग्जांपल दिया है, इसमें कार ले लेते हैं। मान लो यहाँ पे कार का एग्जांपल दिया, अगर आप सीधे मूव कर रहे होते, स्ट्रेट लाइन में इसी डायरेक्शन में मूव कर रहे होते, तो आपको कोई धक्का नहीं लगता। लेकिन आपने क्या कर रहे हो, ऐसे मूव कर रहे हो, ऐसे लेफ्ट टर्न ले रहे हो, तो आपको किधर फोर्स लगेगा? राइट डायरेक्शन में एक फोर्स का फीलिंग आएगा कि हमें कोई राइट डायरेक्शन में धकेल रहा है। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ये क्यों होता है? पैसेंजर मूव टुवर्ड्स राइट व्हेन व्हीकल टेक टर्न टुवर्ड्स लेफ्ट। जब लेफ्ट टर्न लेगा व्हीकल तो फोर्स लगेगा राइट साइड में। जब राइट साइड व्हीकल मुड़ेगा तो आपको फोर्स लगेगा किस साइड में? लेफ्ट साइड। ये तीनों क्लियर है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। Yes, sir. क्लियर है? एक बार अब देखो क्या हुआ, सर डायरेक्शन वाला बता दो एक बार। डायरेक्शन वाला। देखो आप जब किसी बस में या कार में बैठे हुए हो, ठीक है, जब आप बस में या कार में बैठे हुए हो तो ड्राइवर क्या करता है, कभी कभी कम स्पीड किए बिना, देखो कम स्पीड पे भी इनर्शिया फोर्स लगता है डायरेक्शन की वजह से, लेकिन वो आपको फील नहीं होता, क्योंकि थोड़ा बहुत फोर्स लगेगा, फील नहीं होगा। आपकी बॉडी पे कोई पीछे से 1 न्यूटन का फोर्स लगाए तो आपको फुल फील होगा ही नहीं। जब तक क्या 100 न्यूटन का फोर्स नहीं लगेगा तब तक आपको फील आएगा नहीं। तो इसीलिए थोड़ा सा स्पीड में अगर कार या फिर बस टर्न लेती है, तो अगर वो लेफ्ट टर्न ले रही है ना, मान लो लेफ्ट टर्न ले रही है, तो आपको एक राइट डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा। वो आगे चल के हम सर्कुलर मोशन में बताएंगे कि वो फोर्स किस वजह से लगता है। सर्कुलर रोटेशन और सर्कुलर मोशन जब हम पढ़ेंगे, एक पर्टिकुलर चैप्टर आएगा रोटेशन सर्कुलर मोशन, उस टाइम पे हम आपको बताएंगे अच्छे से एक्सप्लेन करके कि वो फोर्स लगता क्यों है एक्चुअली में। लेकिन अभी आप इतना फील करो कि जब आप बस या कार टर्न लेती है तो लेफ्ट टर्न ले रही है तो आपको राइट की साइड में एक फोर्स अप्लाई होता है, फोर्स फील होता है। वो किसकी वजह से होता है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। Centripetal force. हाँ, वो वही आएगा उसी टाइम पे, इसीलिए नाम नहीं लेना चाह रहा था उसका। अभी आप यहाँ पे इतना फील करो कि जब टर्न लेते हो, जैसे ही टर्न लिया तो आपके ऊपर एक फोर्स लगता है। अगर आप लेफ्ट टर्न ले रहे हो तो राइट डायरेक्शन फोर्स लगेगा, अगर राइट टर्न ले रहे हो तो लेफ्ट साइड में फोर्स लगता हुआ फील होगा। वो किस वजह से होता है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से। क्लियर है? यस सर। यस सर। अब देखो न्यूटन्स के 3 लॉ आपने बताया, आप ही लोगों ने बताया कि 3 लॉ होते हैं, ठीक है, मैंने मान लिया भाई 3, आप सब लोग कह रहे हो तो 3 ही होते होंगे।
फर्स्ट लॉ मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट लॉ क्या होता है, क्वालिटेटिव होता है। क्वालिटेटिव मतलब ये बताएगा कि कितना फोर्स लगाना है, किस ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स कितना होगा, कब ये ऑब्जेक्ट मोशन में आएगा, रेस्ट पे आएगा, कब रेस्ट पे आएगा, कब मोशन, ये ऐसे बताएगा। लेकिन वो क्वांटिटी नहीं बताता कि कितना न्यूटन फोर्स लगेगा। सेकंड लॉ क्या बताता है, क्वांटिटी, क्वांटिटी मेजर। क्वांटिटेटिव क्या है, सेकंड F इक्वल टू ma। फर्स्ट वाले का कोई फॉर्मूला नहीं होता, फर्स्ट वाले का फॉर्मूला होता है क्या? यस सर। फर्स्ट वाला sir. जनरली इसकी कंडीशंस होती हैं। अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो सिग्मा एफ नेट इक्वल टू 0, या फिर अगर कोई रेस्ट पे है या फिर यूनिफॉर्म मोशन में है तो एफ नेट इक्वल टू 0। हम इस चीज को, इस वाले फॉर्मूले को हम यहां से भी सेकंड लॉ की हेल्प से भी कर लेते हैं। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ये क्या होता है, क्वालिटेटिव होता है, और ये क्या होता है, क्वांटिटेटिव होता है। ये थर्ड लॉ क्या होता है, थर्ड लॉ बताता है कि कभी भी कोई सिंगल फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है नॉर्मल फोर्स। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, इसका मास है मान लो mg, इसका मास है mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो एक इसके साथ एक फोर्स लगता है सरफेस। देखो ये जो ऑब्जेक्ट है ये सरफेस पे फोर्स लगा रहा है कितना, mg, तो ये सरफेस भी इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा, क्या, नॉर्मल रिएक्शन। मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, मान लो मैं अपना हाथ ऐसे दीवार में मारूं, ऐसे 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 तेज दीवार में मार रहा हूं, ऐसे तेज दीवार, तो मेरे हाथ में झंझनाहट सी हो रही है, होती है Yes, होती है? sir. अभी आप नहीं मार रहे हो ना, आपके कैसे होगी? आपके साइड में दीवार हो तो दीवार में हाथ मारो जरा, पता चलेगा झंझनाहट हो रही है कि नहीं। हो रही है। मारा किसी ने दीवार में हाथ मारा किसी ने? हाँ, हाथ में अच्छा, अगर हम हाथ दीवार में मार रहे हैं तो हमने कुछ फोर्स लगाया दीवार के ऊपर अचानक से। यस सर, लगाया। जैसे ही हमने फोर्स लगाया तो जितना फोर्स हमने लगाया उतना ही फोर्स दीवार ने हम पे लगाया। यस सर। अगर दीवार रेस्ट पे है तब ये कंडीशन अप्लाई होती है। ऐसा नहीं हमेशा कि मान लो ये मोबाइल है, सर मैंने इस पर 100 न्यूटन लगाया, ये मोशन में आ गया, तो मैं 100 न्यूटन लगा रहा हूं तो मोबाइल भी मेरे ऊपर 100 न्यूटन लगा रहा है। ऐसी कंडीशन कब अप्लाई होती है, वो वाली दीवार वाली कंडीशन कब होती है, जब नेट फोर्स 0 हो। ये वाली अनबैलेंस वाले फोर्स की कंडीशन है। दो टाइप के फोर्स होते हैं। इस वाले में क्या होता है, एफ नेट, सिग्मा एफ नेट इक्वल टू 0 होता है। इस वाले में एफ नेट इक्वल टू 0 नहीं होता, नॉट इक्वल टू 0। तभी तो एक्सेलरेशन आता है, एफ नेट कुछ ना कुछ होगा आपका। यस सर। तभी आपका एक्सेलरेशन आएगा। जैसे एफ नेट क्या होता है, मान लो एफ नेट का भी एक और स्लाइड आएगा वैसे आपको। मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे 10 न्यूटन इधर लगाया मैंने और इधर लगा दिया मैंने 5 न्यूटन। इस पर नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स, अरे नेट फोर्स इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन होगा ना सर, 5। यस हाँ, सर। देखो 10 इस डायरेक्शन में, 5 पिछू है, तो 10 में से क्या होगा, 5 माइनस हो जाएगा, ये दोनों माइनस हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, 5 न्यूटन। इसको हम बोलते हैं नेट फोर्स। इसको जो 5 न्यूटन है इसको हम बोलते हैं नेट फोर्स। आगे पढ़ेंगे हम नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, सारी चीजें पढ़ेंगे आगे। मैं भी आपको एक रफ आइडिया दे रहा हूँ, बस ओनली रफ आइडिया। तो ये क्लियर हुआ, क्वालिटेटिव फर्स्ट लॉ होता है, क्वांटिटेटिव सेकंड लॉ होता है, और थर्ड लॉ क्या बताता है कि एक सिंगल फोर्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। यस सर। जैसे ही आपने दीवार में थप्पड़ मारा था तो उस टाइम पे दीवार ने आपके हाथ पे, जितना फोर्स आपने दीवार पे लगाया उतना ही दीवार ने आपके हाथ पे उतना ही फोर्स लगाया, जिस फोर्स की वजह से आपके हाथ में क्या झंझनाहट सी शुरू हो गई थी। क्लियर है? यस सर। अब पढ़ते हैं फर्स्ट लॉ। अब हम पढ़ते हैं क्या, फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या है, a body at rest or uniform motion will continue be a rest or uniform motion until and unless a net external force acts on it. Net external force है, net। सॉरी बेटा, नेट मतलब नेट फोर्स उस पर 0 नहीं है। जब तक नेट फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर 0 नहीं है तब तक उस ऑब्जेक्ट की कंडीशन चेंज, स्टेट चेंज नहीं होगी। अगर वो रेस्ट पे है
तो रेस्ट रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा। अब एग्जांपल लेते हैं इस फुटबॉल का। मान लो ये फुटबॉल है, फुटबॉल एक ग्राउंड पर रखी हुई है, अभी इसके पास में कोई भी खिलाड़ी नहीं आया, तो क्या ये रेस्ट पे ही रहेगी जब तक इस पे कोई किक नहीं रेस्ट पे मारेगा? रहेगी, तब तक रेस्ट रेस्ट पे जब तक रेस्ट पे रहेगी जब तक इसको कोई किक नहीं करता। जैसे ही इसको किक करेगा, ये लेग है किसी खिलाड़ी का, किसी प्लेयर का लेग है, तो जैसे इसके ऊपर किक किया, तो जैसे किक किया क्या इसके ऊपर एक फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में? यस सर, और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगाया, तो क्या ये अनबैलेंस फोर्स है या फिर नेट फोर्स हमारे इसी डायरेक्शन में लगेगा? इसी डायरेक्शन में नेट फोर्स लगाया, तो ये क्या होगा, यहां से मूव करना शुरू किया, तो क्या अब ये रेस्ट पे रह सकती है? जैसे ही हमने किक किया तो क्या ये रेस्ट में होगी? नो नो No, सर, अब ये रेस्ट पे नहीं होगी, तो क्या ये वाली कंडीशन मोशन में है? ये वाली कंडीशन मोशन में है, तो ये रेस्ट पे कैसे आएगी? तो जैसे ही ये बॉल जाके जो नेट लगा रखा था हमने, उस नेट में जाके टकराएगी, तो नेट क्या करेगा उस पर? नेट देखो इसकी डायरेक्शन है मोशन की, ये इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से ये क्या होगी, बॉल रेस्ट पे आ जाएगी। यस सर, ये समझ में आ रहा है कि कैसे फोर्स की वजह से ही तो रेस्ट से मोशन में आई, और कैसे फोर्स की वजह से ही मोशन से रेस्ट में आई बॉल। यस sir. सर, तो स्टेट चेंज हो रही, देखो पहले रेस्ट पे थी, पहले बॉल रेस्ट पे थी, उसके बाद हमने फोर्स लगाया तो मोशन में आई, तो स्टेट चेंज हुई, यस सर, रेस्ट से मोशन हुआ। तो यहाँ पे भी मोशन में थी, फिर हमने यहाँ पे पहुंचे तो हमने फोर्स अपोजिट डायरेक्शन, ये क्या है, वेलोसिटी है, ये क्या है, फोर्स है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी। जैसे ही हमने जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में नेट ने फोर्स लगाया, तो क्या होगी, थोड़ी टाइम बाद ये बॉल रेस्ट पे आएगी। रेस्ट क्या? समझ में आया कि फोर्स कैसे डिपेंड कर रहा है कि किस कोई ऑब्जेक्ट मोशन में कब आएगा, कैसे रेस्ट में आएगा, कैसे फोर्स डिसाइड कर रहा है कि, लेकिन ये लॉ ये नहीं बता रहा है कि कितना फोर्स, ये कौन बताएगा, ये कौन बताएगा, न्यूटन सेकंड लॉ, सेकंड लॉ। ये सेकंड लॉ बताएगा कि ये जो फोर्स लगा रहा हूं उसको रोकने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, या फिर इस बॉल को किक कितने फोर्स से करूं कि ये नेट तक पहुंच जाए, ये कौन बताएगा, सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ ये नहीं बता पाता है। क्लियर हुआ इतना? यस सर, Yes, sir. Yes, sir. अब देखो ये होता क्या है। अब अच्छा एक बात बताओ कि मोर द मास मोर द इनर्शिया, भाई मास जितना ज्यादा होगा किसी चीज का, इनर्शिया उतना ही ज्यादा होता है कि नहीं होता है? Yes, sir. Yes, sir. अरे इनर्शिया का एक सिंपल वाला फॉर्मूला बता देता हूं मैं, I इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है, ठीक है, एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर होता है। आर को भूल जाओ अभी, आर को आप भूल जाओ अभी, क्योंकि अभी आप मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जब चैप्टर पढ़ोगे तो हम सारी चीजें बताएंगे। अभी आप इतना समझो कि क्या मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास के है यस सर, है कि नहीं? Yes, sir. जैसे जैसे किसी ऑब्जेक्ट का मास बढ़ेगा वैसे वैसे ही उसका इनर्शिया भी बढ़ेगा। यस सर, बढ़ेगा। इसका मतलब अगर ये फुटबॉल का जितना ज्यादा वेट होता, मान लो ये फुटबॉल थी, इनिशियली थी मान लो 400 ग्राम की, 400, अगर ये फुटबॉल 4 kg की होती, तो 4 kg की अगर ये बॉल होती, तो क्या इसको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता यहाँ तक पहुंचाने में बॉल को? Yes, sir. क्योंकि यस सर, Yes, sir. इनर्शिया क्या डिसाइड करता है, इनर्शिया डिसाइड करता है कि भाई किसी ऑब्जेक्ट की कंडीशन को, स्टेट को चेंज करने के लिए कितना एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा, ये डिसाइड करता है इनर्शिया। जितना ज्यादा भारी बॉल होगा उतना ही ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा इस बॉल को नेट तक पहुंचाने में। यस सर, सिमिलरली उतना ही ज्यादा नेट को फोर्स लगाना पड़ेगा इस बॉल को रेस्ट में लाने के लिए। क्लियर है? यस सर, क्लियर है कि नहीं? यस सर, Yes, sir. अब हम आते हैं मोमेंटम पर। अच्छा मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? P इक्वल टू एम भी होता है, एम बी, यस M सर, भी होता है। ये क्या होता है? मास। यस ये सर, क्या होता है? और वेलोसिटी। वेलोसिटी, Total motion contained. क्या क्या हुआ? क्या बोल रहे हो? अच्छा
total motion contained by a body. हाँ, टोटल मोशन कंटेंट आए वो बॉडी बोल सकते हो। और वैसे भी मोमेंटम का हम सेपरेट लेक्चर्स भी पढ़ेंगे जिसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ इलास्टिक मूवमेंट, वो सॉरी एंगुलर मोमेंटम, कोलिजन्स भी पढ़ेंगे हम, लेकिन उसको हम सेपरेट पढ़ेंगे। अभी हमारा सेकंड लॉ के लिए मोमेंटम की जरूरत पड़ती है ना, चेंज इन मोमेंटम। sir. चेंज इन मोमेंटम, तो पहले हमें मोमेंटम समझना होगा कि मोमेंटम क्या होता है। अब देखो मोमेंटम क्या होता है, मैथमेटिकली इसका फॉर्मूला होता है P इक्वल टू m इंटू वी। क्या मोमेंटम इस फॉर्मूले से वेलोसिटी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और मास के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? Yes, sir. अब आप यहां से देखोगे इस बॉल को, इस वाली बॉल को, फर्स्ट बॉल को देखोगे, यहाँ पे ये मानो 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये वाली 5 है। देखो फर्स्ट बॉल के पास इनिशियली मोमेंटम था, तो फर्स्ट बॉल से मोमेंटम ट्रांसफर हो गए सेकंड बॉल पे पहुंचा, सेकंड से ट्रांसफर हो गए थर्ड पे, थर्ड से ट्रांसफर हो गए फोर्थ पे, फोर्थ से ट्रांसफर हो गए फिफ्थ पे। अब आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपको थोड़ा बहुत अगर स्कूल में आपके में पढ़ाया हो तो आपको याद होगा, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम कंजर्व्ड होता है। Yes, sir. Total momentum Yes, conserved. टोटल मोमेंटम मतलब इनिशियल मोमेंटम जितना होगा फाइनल मोमेंटम भी उतना ही होगा, या फिर ये बोल दो टोटल मोमेंटम कंजर्व होता है। वैसे हमारा यहाँ पे उसका कोई यूज नहीं है, बट आपको थोड़ा सा इसको समझाने के लिए बोल दे रहा हूँ कि जैसे ही इसके पास कुछ मोमेंटम था, मान लो इसके पास 10 यूनिट मोमेंटम था, 10 यूनिट, तो इसने 10 पहले 2 को ट्रांसफर किया, फिर 3 को किया, फिर 4 को किया। 4 इधर जा नहीं सकता, इसलिए इसने क्या किया, 5 को ट्रांसफर कर दिया। 5 इधर जा सकता है, इसलिए 5 कितना ऊंचाई तक, जितना ये 1 जा रहा था उतना एड तक 5 गया, फिर लौट के इसने जस्ट उल्टा ट्रांसफर कर दिया। 5 ने 4 को, 4 ने 3 को, 3 ने 2 को, 2 को 2 ने फिर 1 को। इसीलिए ये साइकिल ऐसे ही होती रहती है। अगर यहाँ पे एयर का कोई रेजिस्टेंस नहीं होता, या फिर यहाँ पे जो ये रोप्स जो जुड़ी हुई है ना, ये दोनों, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं होता, तो इनफाइनाइटली चलता रहता है, कभी रुकता ही नहीं है एक्सपेरिमेंट। समझ में आ रहा है कुछ? Yes, sir. आपको ये समझ में आ रहा है कि मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी होता है। दूसरी बात, आप Yes, sir. चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालते हो? चेंज इन मोमेंटम, मान लो ये कोई कार, आपको कोई ऑब्जेक्ट था, कार छोड़ो अब ऑब्जेक्ट पे आ जाओ, ये कोई ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे आपकी वेलोसिटी थी एट टी टाइम, एट टी इक्वल टू 0 टाइम पे, यानी कि इनिशियली टी इक्वल टू 0 टाइम पे वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड। हाँ, और यहाँ पे मान लो आपकी t इक्वल टू 10 सेकेंड पे आपकी वेलोसिटी हो गई 5 मीटर पर सेकेंड। ये आपका 1 पॉइंट था, ये 2 पॉइंट था। मास दोनों का मान लो 1 kg है। भाई मास तो 1 kg ही रहेगा ना, जब बॉल यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ब्लॉक सेम ब्लॉक है तो मास तो सेम रहेगा। तो अगर हम चेंज इन मोमेंटम निकालें तो इन दोनों से चेंज इन मोमेंटम निकाल सकते हैं ना? Yes, sir. चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? P2 माइनस के P1 होगा कि नहीं? Yes, sir. P2 क्या होगा? P2 m इंटू वी। m क्या है? 1 kg, v क्या है? 5। तो 5 माइनस, या फिर चलो थोड़ा सा वो करते हैं, मास क्या है? 1 इंटू वेलोसिटी क्या है? 5 माइनस इनिशियली क्या है मोमेंटम? इनिशियली क्या है? 1 इंटू 10 है। Yes, sir. तो क्या आ गया? माइनस के 5 आ गया, नहीं आ गया? माइनस के 5 यूनिट क्या होगी इसकी? यूनिट क्या होगी? केजी मीटर पर सेकंड होगी ना। केजी क्या है? मास। Yes, मीटर पर सेकंड क्या है? वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी की यूनिट केजी पर सेकंड। तो अभी हमको यूज आने वाला है चेंज इन मोमेंटम का सेकंड लॉ में, इसीलिए हमने मोमेंटम को पढ़ा। अब देखो एसआई यूनिट क्या है इसकी? केजी मीटर पर सेकंड। अच्छा, इसकी डायमेंशन क्या होगी? डायमेंशन MLT -1. MLT -1। एग्जैक्टली, MLT -1। अब देखो ये आपका क्या है? आपका जो मोमेंटम है वो वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और मोमेंटम है आपके मास के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है? जैसे जैसे आपका ऑब्जेक्ट का मास बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका मोमेंटम बढ़ेगा। यहाँ पे क्या आपने वेलोसिटी को कांस्टेंट ले लिया है, वेलोसिटी को कांस्टेंट ले लिया है, तब आपका ये वाला ग्राफ है। और जब मास को कांस्टेंट लिया है आपने, तब आपका ये वाला ग्राफ है। अब देखो वेलोसिटी को कांस्टेंट ले लिया, जैसे जैसे आप मास को बढ़ा रहे हो, मान लो मास आपका इतना है तो आपका मोमेंटम इतना हो गया। मास आपका इतना है
तो आपका मोमेंटम इतना हो गया। सिमिलरली वेलोसिटी के साथ भी होगा। मास अगर कांस्टेंट ले लिया है तो जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ाओगे किसी ऑब्जेक्ट की, मोमेंटम आपका बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ा रहे हो मोमेंटम बढ़ता जा रहा है। क्लियर है कि नहीं है? यस सर। हाँ, Yes, sir. यस सर। मोमेंटम हमेशा बढ़ेगा अगर किसी ऑब्जेक्ट का या तो मास बढ़े या वेलोसिटी बढ़े। कुछ भी बढ़े मोमेंटम बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्लियर है? यस सर। अब टाइम क्या हो Sir, गया? sir. अब ये हम स्टार्ट करेंगे सेकंड लॉ कल, क्योंकि अभी 4 मिनट बाकी हैं बस, ये दूसरी क्लास में भी जाना है, तो ये हम कल स्टार्ट करेंगे। तो अभी डेट क्या है? 4 फेब को स्टार्ट करेंगे इसको। स्टार्ट करेंगे। अभी तक कोई कंफ्यूजन आपको कोई भी? हाँ? सर न्यूटन का हाँ, जो सर। थर्ड वो बोलता है कि एक्शन एंड ऑपोजिट रिएक्शन। सर जैसे कि मैंने किसी को थप्पड़ मारा तो सर एक्शन और रिएक्शन सेम ही टाइम के ऊपर होने चाहिए। हाँ हाँ, सेम टाइम पे। अच्छा एक बात बताओ, मैंने दीवार में थप्पड़ मारा है, तो क्या दीवार में जब मैंने थप्पड़ मारा है, जिस टाइम पे मैंने दीवार में फोर्स लगाया उसी टाइम पे दीवार ने मुझ में फोर्स लगाया ना? ऐसा तो नहीं है कि मैंने दीवार में अब फोर्स लगाया है, उसके 1 घंटे बाद दीवार मेरे पे फोर्स लगा रही है। नो सर। ऐसा तो नहीं होता ना। मान लो 2 कार आपस में ऐसे टकराती, एक्सीडेंट होता है 2 कार्स के बीच में, तो एक कार दूसरी कार के ऊपर फोर्स लगाती है, तो क्या दूसरी कार भी पहली कार के ऊपर फोर्स लगाती है? नहीं, तभी तो दोनों कारें टूटती हैं। ऐसा तो नहीं होता कि एक्सीडेंट हुआ, एक कार तो अब टूट गई, दूसरी कार 10 मिनट के बाद टूट रही है, दोनों एक साथ टूटती है। तो दोनों फोर्सेस सेम टाइम पे सेम इंस्टेंट पे लगते हैं। यस सर। क्लियर है आपका? डाउट क्लियर हुआ आपका? Yes, sir. ओके देन, अगर आपके सारे क्लियर हैं, अब अगर और कोई डाउट है किसी का? No, क्लियर sir. है? फिर हम एंड करें फिर क्लास का आज की का। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ओके देन, Yes, sir. गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट सर। वेरी गुड नाइट। Good night, sir.